आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड लेसन भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले जो लेसन का हमारे लेसन का नाम है, आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। भूमंडलीकृत मतलब क्या होता है? भूमंडलीकृत विश्व, जब पूरा विश्व, पूरी दुनिया सिमट कर एक हो जाए। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वैश्वीकरण का ही नाम है भूमंडलीकरण या भूमंडलीकृत विश्व। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक देश से दूसरे देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, दूरी कम हो जाती है, आपसी व्यापार जो है उसका जब उसको बढ़ावा मिलता है, तो और यातायात के संसाधनों का विकास हो जाता है, और जो संचार प्रौद्योगिकी है उसके विकास के कारण दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज जो हम वैश्वीकरण देखते हैं, क्या पहले भी ऐसे ही था? वैश्वीकरण क्या शुरू से ही था? नहीं था तो पहले लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक युग में क्या है? आधुनिक युग से पहले आधुनिक युग आज का युग है जिसमें हम जी रहे हैं, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है। तो आधुनिक युग में तो वैश्वीकरण है, हमें पता है, लेकिन आधुनिक युग से पहले क्या था उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो तो मैं आपको कराऊंगी, उसके अलावा मुझे अगर कहीं लगा कि आपको उसके अलावा समझाने की जरूरत है तो, या कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी समझाने के लिए। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। आप इस अध्याय में देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। आज के युग में वैश्वीकरण है, लेकिन इससे पहले क्या था? लोग, ये जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। आपने 6 क्लास में भी पढ़ा है, खाद्य आखेट संग्राहक, कि काम की तलाश में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह में घूमते थे उनको कहा जाता था। फिर काम के साथ साथ उनको धीरे धीरे उन्होंने फसलों का उत्पादन शुरू किया, फिर उनको बेचने का उनका जो था वो उन्होंने शुरू किया, व्यापार शुरू किया। एक जगह से दूसरी, जैसे दूसरी जगह से लोग हमारे देश में आए, हमारे देश से कुछ लोग दूसरी जगह पर गए, उन्होंने वहां के जो अनुभव है शेयर किए। ऐसे ही जो पूंजी है, अब जब एक देश के लोग दूसरी जो जगह जाएंगे तो वो वहां भी काम करेंगे, वहां उनको जो पूंजी मिलेगी वो फिर जब यहाँ आते तो वो यहाँ पर आए, यहाँ के लोग वहां गए, तो इस तरह तरीके से क्या हुआ? व्यापार का, काम का, पूंजी का, सबका आदान प्रदान हुआ। तो ये एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण हमें कोई ऐसी चीज है जो एकदम से मिल गई है, उसके लिए बहुत लंबी, हमारा जो इतिहास है वो बहुत लंबा इतिहास रहा है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते आए हैं। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। इतिहास के हर दौर में मतलब इतिहास के हर काल में क्या हुआ है कि जो मानव समाज है, हमारा जो समाज है, लोगों का जो समाज है, जो लोगों से मिलकर बनता है, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आए हैं। प्राचीन काल में जो इतिहास अगर आप देखोगे पहले का, तो प्राचीन काल में क्या है? यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थ यात्री, कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ व्यापार करने के लिए, ये इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इन्होंने यात्रा की है। और जब यात्रा कोई करता है तो वो क्या करता है? कुछ लोग अपने साथ कुछ चीजें लाते हैं, पैसा लाते हैं, कुछ वहां के जो रीति रिवाज है उनको लेके आते हैं, हुनर लेके आते हैं, कुछ वहां अच्छा कुछ सीख के आते हैं, हुनर लेके आते हैं, कुछ विचार लाते हैं, कुछ नए नए आविष्कार लेके आते हैं, और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेके लेके आते हैं। कीटाणु और बीमारियां आज के समय में कोरोना जो महामारी है, वो इसका उदाहरण ले सकते हैं आप। ये जो बीमारी है ये हमारे देश से तो नहीं हुई ना, ये चीन जो है वहां से इसकी शुरुआत हुई है। और वहां से ये दूसरे देशों में क्यों फैली इतनी तेजी से? दुनिया के सभी देश इसके लपेटे में आए। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का, सामान का आदान प्रदान, लेना देना दूसरे देशों में हुआ है, तभी तो ये बीमारी फैली। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के फिर होता क्या था? 3000 ईस्वी पूर्व, कितना पुराना समय है। इस समय क्या होता था? समुद्री जो तट होते हैं वहां से व्यापारों का लेना देना, मतलब व्यापार वहां से होता था। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता वो वहीं से, उसी इलाके से जुड़ी है।
जिसको हम आज किसके नाम से जानते हैं, पश्चिम एशिया के नाम से। देखिए क्या है इसमें, 3000 साल पहले समुद्री तटों पर जो व्यापार होता था, उससे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानती हैं, वो उस इलाके से जुड़ी हुई थी। और आज इसको हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़िया, उसका जो समुद्र है मालदीव का, वहां पे कौड़िया पाई, कौड़िया मतलब पैसा, ये कहाँ तक फैली, चीन और अफ्रीका तक इनका लेना देना रहा। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी, मतलब आज के समय में जो ये महामारी फैली है, ये इसका मतलब क्या, पहले भी ऐसा होता था, पहले भी ऐसी महामारी फैलती थी, सिर्फ फर्क क्या था, नाम अलग था। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय देखा जा सकता है। 13वीं शताब्दी के आसपास इसका जो ये बढ़ा, उसको देख सकते हैं हम। तो क्या हुआ, क्या देखा हमने, जो भूमंडलीकरण है, जो वैश्वीकरण है, उसकी शुरुआत इतिहास से हुई है। कैसे हुई है, लोग यात्रा पे जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, अपना विचार लेके आ रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। और दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोगों का आना जाना होता है, तो वहां अगर कोई महामारी फैली हुई है किसी दूसरे देश में, जब यहाँ आएंगे तो वो यहाँ भी फैलेगी। इस तरीके से क्या है कि ये जो पहले क्या होता था, पहले विभिन्न जैसे यात्री है, कुछ धार्मिक लोग होते थे, या फिर कुछ व्यापारी होते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना लोगों का तब भी होता था। फिर आते हैं हमारा रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, इसकी शुरुआत चीन से हुई है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है इसमें, सिल्क रूट क्या है, आपको पूरा पैराग्राफ उसमें लिखना है। सिल्क मार्ग नाम से क्या पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। सिल्क रूट ने भी दुनिया को जोड़ा है। वो कैसे, जिस चीन में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, चीन के कुछ लोग किसी दूसरे देशों में गए, उससे क्या हुआ, यूरोप के देशों में, उत्तर अफ्रीका के देशों में भी सिल्क का ज्ञान तो हुआ ही लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार का आदान प्रदान हुआ, लोगों का एक दूसरे से संपर्क हुआ। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचे थे। हमारे देश में जो कपड़े होते थे, जैसे सूती कपड़ा, कपास हमारे किसान उगाते थे, हमारे मसाले दुनिया भर में जाते थे, तो हम हमारे देश से भी निर्यात होता था, किसका, कपड़ों का, मसालों का। और उसके बदले क्या होता था, सोने चांदी जैसी जो महंगी चीजें होती है, महंगी वस्तुएं, धातुएं होती है, वो यूरोप के देशों में सोना चांदी ज्यादा पाया जाता था। वो यूरोप के देशों से कहाँ पहुंचता था, एशिया के देशों में। एशिया का एक देश भारत भी है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिल्क रूट के विषय में बताइए, या फिर सिल्क मार्ग ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। तो इसमें आपको पूरा लिखना है। भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के, हम आज जो खाना, जो जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मैगी हो गई, नूडल्स वगैरह, ये जो जल्दी झटपट तैयार होने वाले, जिनको हम बोलते हैं स्पैगेटी, ये ये भी हमने किसी और देशों से ही लिया है। पहले हमें इसका ज्ञान नहीं था। जैसे आप नूडल्स को देखो, नूडल्स कहाँ से आया, चीन से आया, चीन से पश्चिम में आया, वहां से हमारे देशों तक पहुंचा। उसके अलावा
आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये बहुत सारे खाने पीने की जो चीजें हैं, ये 500 पहले, ये जो आज हम अपने देश में देखते हैं, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, अगर आप 500 साल पहले देखोगे तो हमारे जो पूर्वज थे उनको इनका ज्ञान नहीं था। पता भी नहीं था कि मूंगफली क्या होती है, मक्का क्या होती है, टमाटर क्या होती है। ये जो खाद्य पदार्थ है, ये यूरोप और एशिया में कैसे पहुंचे, जब क्रिस्टोफर जो कोलंबस है, उन्होंने क्या किया, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में, गलती से वो इन महाद्वीपों में पहुंच गया था जहाँ पे ये चीजें उगाई जाती थी, जिनको आज कहते हैं हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के जो मूल निवासी है ना, अमेरिका के जो मूल निवासी, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, या ये लगा लीजिए अमेरिकन इंडियनों से, वो हमारे पास आए हैं। ये भी जो खाने पीने की चीजें हैं, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, कई साल पहले ये हमारे देश में नहीं थे। ये अमेरिका जैसे देशों में उगाए जाते थे। हमारे देश के कुछ लोग गलती से वहां, जैसे कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो वहां गए, उन्होंने वहां देखा और फिर आके यहाँ लोगों को इस बारे में ज्ञान दिया। तब इन फसलों का उत्पादन शुरू हुआ था। नूडल्स चीन से आया है जैसे। तो मतलब शुरुआत, इतिहास में थोड़ा थोड़ा जैसे खाने पीने का, फसलों का, इन चीजों का थोड़ा आदान प्रदान स्टार्ट हुआ। अब उसी का जो बड़ा रूप आया, वो आज के वर्तमान युग में जिसमें हम जी रहे हैं, उससे शुरुआत हुई उसकी, वैश्वीकरण की। लेकिन वैश्वीकरण का नाम हमने अब दिया है, ये पहले भी था। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार का व्यापार, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेना देना, पूंजी का आना जाना, विभिन्न देशों में, तो ये पहले भी था। लेकिन आज के समय में इसने थोड़ी और ज्यादा तरक्की कर ली है, इसका रूप बदल गया बस। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री जहाज ढूंढ लिया, तो पश्चिमी, ये आपके काम करनी है, ये देखिए, आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। यूरोप में जो देश है, उनके संसाधनों को, उनकी संपदा को किसने बढ़ाया? जो पेरू, जिसको आज के पेरू और मेक्सिको में जो वहाँ खान थी, खान का मतलब होता है खदान, फैक्ट्री, किस चीज की खदान थी? चांदी की। और इन्होंने क्या किया, यूरोप के देशों है उनको उनको तरक्की प्रदान की। साथ में जो व्यापार था उसको बढ़ावा दिया। 17वीं सदी तक आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। किन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो का, देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ एक तो ये ध्यान रखना है, पेरू और मैक्सिको, पेरू और मैक्सिको जहां शब्द आपको दिखे, इसका मतलब वहां पे ज्यादातर क्या होता है? चांदी। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि डोराडो, डोराडो किस लिए फेमस है? एल डोराडो का शहर सोने के लिए, इसको सोने का शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में सोना पाया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है, पेरू और मैक्सिको में चांदी, और एल डोराडो में सोना। अब इसमें आते हैं, फिर से महामारी के बारे में बताया है। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। देखो, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है या कोई देश किसी के साथ युद्ध करता है, तो हम उसका जवाब कैसे देते हैं? युद्ध का जवाब युद्ध से देते हैं, लड़ाई का लड़ाई से देते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई हमला हथियारों से होता है, तो उसका मुकाबला तो हम कर सकते हैं। हथियारों से अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, कोई हमारे ऊपर हमला करता है, तो उसका तो समाधान है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज है, अगर कोई हमारे देश को बीमारी हमारे देश में बीमारी को फैलाता है, तो उसका हम ना तो लड़ाई कर सकते हैं उसके लिए, ना अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आज के समय में कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है, उस समय में चेचक थी। अब वो बीमारी कैसे आई होगी? पहले किसी एक देश में इसका फैला हुआ होगा,
उसके बाद वो क्या हुआ, वहां के लोग जब दूसरे देशों में आना जाना उनका हुआ तो वो दूसरे देशों में फैल गई। इस तरीके से पूरा दुनिया उसकी चपेट में आ गई। बहुत लाखों की संख्या में लोग उस समय मारे गए थे। जैसे आज के समय में कोरोना ने से कितनी बुरी लोगों की हालत हुई है, लाखों की संख्या में तो यहाँ भी मरे हैं। तो ये हाल उस समय क्या था, चेचक जैसी जो महामारी उस समय फैली थी, उससे ये क्या नाम था, पूरा विश्व उसकी चपेट में आ गया था। पहले क्या था, चीन और जो भारत था उसको सबसे दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो चीन है उसने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम शुरू कर दिए, मतलब दूसरे देशों से अपना संपर्क थोड़ा कम कर लिया। और इसके कारण क्या हुआ, जो चीन है वो अब थोड़ी उसकी भूमिका कम हो गई। वो अब धनी देशों की श्रेणी में नहीं आता था, उसकी भूमिका घट गई, कम ताकतवर देश बन गया। और ये जो प्रभुत्व है वो कहाँ की ओर गया, अमेरिका। अमेरिका जो था वो अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। इस समय गुलामों को भी खरीदा जाता था, बेचा जाता था दूसरे देशों में। ये देखिए गुलाम खड़े हैं, उनके खरीदने बेचने का काम भी उस समय बहुत होता था, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। तो इसमें आपका देखिए मैं साथ साथ बता देती हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इसमें मेन तो आपका सिल्क रूट आता है। सिल्क रूट क्या है, रेशम मार्ग क्या है। उसके बाद आता है आपका छोटे क्वेश्चन, एक नंबर में ये भी आ जाता है, पेरू और मेक्सिको में किस धातु की प्रधानता थी, या कौन सी धातु ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। एल डोराडो किसका शहर है, सोने का शहर है। उसके अलावा इसमें जो चेचक महामारी है उसका विश्व के विभिन्न देशों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, वो आपको लिखना है। उसमें ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना होगा। अब आता है 19वीं शताब्दी, 1815 से 1914। 18वीं सदी के लास्ट आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। देश में भोजन की मांग बढ़ी, जैसे जैसे शहर बढ़े फैले, उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। देखो जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, भोजन की मांग बढ़ेगी, कृषि उत्पाद महंगे, कृषि के जो उत्पाद थे जैसे गेहूं चावल मक्का, जो भी खेती जिस चीज की उगाई जाती है वो महंगे हो गए। उससे क्या हुआ, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे, बड़े भूस्वामी जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे, उनके दबाव में सरकार ने क्या किया, मक्का का आयात, मतलब मक्का को हम दूसरे देशों से मंगवाते थे तो मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। और उसके इसको कहा गया कॉर्न लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्न लॉ किसको कहा जाता है, जब भू संपत्तियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी तो उसको कहा गया कॉर्न लॉ। एक तो वैसे जो चीजों की कीमत बढ़ गई थी, ऊपर से सरकार ने क्या किया, जिन जरूरी वस्तुओं का भी जो आयात हमारे देश में किया जाता था, खास तौर पे मक्का, उस पे भी रोक लगा दी। इसको कॉर्न लॉ कहा गया। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है इसमें कॉर्न लॉ किसे कहा जाता है या क्या है। इसके बाद 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। मतलब पूरे देश जो था, पूरे दुनिया में 1890 तक खेती का काम आरंभ हो चुका था। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों को तकनीकी ज्ञान आ गया। जैसे पहले खेती के लिए वो बारिश पे निर्भर करते थे, पुराने तकनीक पुराने संसाधनों का प्रयोग करते थे, लकड़ी के औजारों का प्रयोग करते थे। अब लोगों में तकनीकी ज्ञान आ गया, बहुत सारी मशीनें आ गई, सिंचाई की सुविधा हो गई। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसानी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, वह यह काम अब यह काम कई औद्योगिक मजदूर करने लगे थे। अब खेतों में जो दूसरे दूसरी जगह से मजदूर आके बस गए थे वो खेती का काम करने लग गए थे। जरूरी नहीं है कि जिसकी जमीन है वही खेती करेगा, बाहर से अन्य जगहों से जो आके मजदूर बस गए थे वो अब खेतों में काम करने लगे थे। और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अब जब खाद्य पदार्थ जो खेती जिन खाद्य पदार्थों की जाती है अब उनको दूसरी जगह में ले जाकर बेचा भी जाएगा।
अब बेचने के लिए संसाधन की जरूरत होगी, यातायात की जरूरत होगी, तो अब क्या हुआ, रेलवे का इस्तेमाल किया गया। और रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए, मतलब रेलवे का जो शुरुआत थी वो इसी उद्देश्य से की गई थी कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जिससे आसान हो जाएगा। पानी के जहाजों से पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों कुछ रेलवे का द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुंचाया जाता था। उसके साथ ही जो पानी के जहाज से उसको उससे पहुंचाया जाता था। और जो इन जहाजों पर, ये जो पानी के जहाज थे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते थे, दक्षिण यूरोप, एशिया और जो अफ्रीका था, उनके जो कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूर थे, इसमें एक कैरिबियन जगह का नाम है, यहाँ जो मजदूर रहते थे वो बहुत ही कम वेतन पर उनसे ही काम कराया जाता सामान को ढोने का। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार ऐसे आ जाता है, कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूर क्या काम करते थे। उसके अलावा 1820 से 1914 के बीच, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में, जो पूरी दुनिया का व्यापार था, उसमें 25 से 40% की वृद्धि हुई, मतलब व्यापार बढ़ा। और उसमें से टोटल जो व्यापार बढ़ा उनमें से कम 60% जो हिस्सा था वो प्राथमिक उत्पाद, मतलब गेहूं और कपास जैसे, जो गेहूं, कपास, जो कोयला है, इनका ज्यादा उत्पादन था, मतलब इनका जो व्यापार था वो सबसे ज्यादा बढ़ा। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो इसका आंसर आएगा 40%। फिर इस व्यापार में, किस व्यापार में, 1820 से 1914 के बीच जो व्यापार हुआ उसमें किस उत्पाद की अ, बढ़ोतरी हुई सबसे ज्यादा व्यापार में, तो प्राथमिक उत्पाद, या आप लिख सकते हैं गेहूं, या गेहूं और कपास। तकनीक की भूमिका, अब जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई तकनीक आई, उसकी क्या भूमिका थी। रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव कुछ महत्वपूर्ण रही है। जैसे रेलवे का निर्माण किया गया, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, उनके बिना 19वीं सदी में आए, अगर हम ये देखें कि इनके बिना क्या हम 19वीं शताब्दी में जो जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए हैं, हम उसके बारे में सोच सकते थे, नहीं, इनके बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तकनीकी प्रगति चारों तरफ आई, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में प्रगति आई। इसके कारण क्या हुआ, यातायात और जो परिवहन के साधन उनमें भी काफी सुधार हुआ। तेज चलने वाली रेलगाड़ी बनी, एक्सप्रेस, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पादों को खेतों से दूर दूर के बाजार में कम लागत पर आसानी से पहुंचाया जा सके। अब इसमें आपका क्या आएगा, जो तकनीकी विकास हुआ रेलवे का, भाप के इंजन का, टेलीग्राफ का, उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या हुआ, सामाजिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। अब उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर, मतलब कम खर्चे में आसानी से पहुंचाया जा सकता था। तो इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा, 19वीं शताब्दी में तकनीक की क्या भूमिका थी। ये देखिए, ये एक ये फोटो देखिए, द स्मिथ फील्ड क्लब, ये क्या था, इसमें किसान अपने पालतू जानवरों, एक मेला लगता था, उस मेले में क्या करते थे, किसान अपने पालतू जानवरों को लेके आते थे और वहां उनको खरीदा बेचा जाता था। ये लंदन का था सबसे पुराना बाजार, लंदन का सबसे पुराना बाजार क्या था, द स्मिथ फील्ड। और क्या बाजार था, इसमें क्या होता था, इसमें किसानों द्वारा अपने जानवरों को लाया जाता था, पालतू जानवर जिनको वो पालते थे, उनको खरीदे बेचने का काम किया जाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, द स्मिथ फील्ड क्लब क्या था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, स्टैनली कौन थे, स्टैनली एक पत्रकार थे, स्टैनली कौन थे, एक पत्रकार थे। और लिविंगस्टन, नहीं सॉरी, न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कहाँ भेजा था, उन्होंने अफ्रीका, न्यूयॉर्क हेरल्ड उन्हें कई साल तक पहले अफ्रीका गए, लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, स्टैनली एक पत्रकार थे, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ।
स्टैनली कौन थे? पत्रकार थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के अफ्रीका में पहले एक लिविंगस्टन नामक मिशनरी गया था, लिविंगस्टन। उसको खोजने के लिए जो हेरल्ड है उसने किसको भेजा था? स्टैनली को भेजा था, क्योंकि ये इसका काम ही क्या था? खोजना। पत्रकार था और खोजी भी था ये। अब आता रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है? अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों को बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। देखो, आपको मेन क्या समझ में आना चाहिए कि ये है क्या? रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है? ये भी एक महामारी थी, जैसे चेचक महामारी थी, ऐसे ही ये भी एक महामारी थी। इससे बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे थे। और ये क्या था? मवेशी जैसे कि जानवर का आपको पता है, जानवरों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी जानवरों से आई थी। और कैसे आई थी? एक जगह से दूसरी जगह पे जो जानवरों की खरीद फरोख्त होती थी, उससे ये बीमारी फैली थी, प्लेग। और इससे बहुत ज्यादा लोग चपेट में आ गए थे। उसके बाद इसी बीमारी का नाम इसके नाम इसके हिसाब से रखा गया है, क्योंकि ये मवेशियों से फैली थी। तो रिंडर पेस्ट मवेशी प्लेग जो है इसका नाम है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को, अनुबंधित क्या होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था मजदूरों के लिए। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीप समूह, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित भारत के मजदूरों को कहाँ लेके जाया जाता था? मॉरिशस और फिजी। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। तमिल के जो लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आके बस जाते थे, वो सिलोन और मलाया जाके काम करते थे। और हमारे देश के जो श्रमिक थे उनको जहाँ लेके जाया जाता था, वो किसके लिए लेके जाता था? उनको लेके जाया जाता था बागान, चाय के जो बागान थे उनमें काम करवाने के लिए। बहुत सारे श्रमिकों को जो चाय के बागान थे उनमें काम कराने के लिए लेके जाया जाता था। पहले साइन होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था। ये देखिए फोटो, इनकी पहचान की जाती थी। इसके बाद 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का, इसको जो ये अनुबंध व्यवस्था थी जो मजदूरों को ले जाने से पहले शर्त लगाई थोपी जाती थी उनपे, इनको दास प्रथा का नाम दिया। इसमें क्या होता था? जब मजदूरों को वहां लेके जाया जाता था बागानों में, तो उनको उनसे पहले झूठ बोला जाता था कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, ये दी जाएगी। लेकिन वहां जाने के बाद वो बहुत उम्मीद करके जाते थे, लेकिन वहां जाके देखते थे कि उनको बहुत लंबे, मतलब कई कई घंटे तक काम कराया जाता था, कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, रहने के लिए तक उनको सही सुविधा नहीं मिली थी। और कई मजदूर क्या करते थे बेचारे, भाग जाते थे परेशान होकर। फिर भी भागने के बाद भी कईयों को पकड़ के सजा दी जाती थी। मतलब उन पे कुल मिलाकर बहुत अत्याचार किया गया था उस समय में। ये देखिए, 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे हालात नहीं है। जब वो काम करने के लिए जिस जगह पे पहुंचते थे ना, बागान में, वहां जाके जो उनको पता चलता था कि जैसा उनको बोला गया था ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। नई जगह थी, एक तो उनके लिए नई जगह थी। वहां पे उनका जिंदा रहना, उनका जीवन, उनके काम करने की परिस्थिति बहुत कठोर थी। कोई अधिकार नहीं था, चाहे उनको कितने घंटे काम कराओ, कोई भी अत्याचार करो। इसके बावजूद मजदूरों ने जिंदगी बसर करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए कई तरीके ढूंढे। जैसे कई लोग जंगल भाग गए, पकड़े गए तो सजा मिली। उसके अलावा त्रिनिदाद, त्रिनिदाद है, उसमें मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। त्रिनिदाद में एक जुलूस निकाला जाता था मुहर्रम वाले दिन,
और इस मेले को होसे का नाम दिया गया। ये जो मेला था, इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया जाता है। त्रिनिदाद त्रिनी त्रिनिदाद में त्रिनिदाद में जो सालाना जुलूस निकाला जाता था मुहर्रम वाले दिन, एक तो वो, उसको नाम दिया गया होसे। और ये होसे नाम किसके नाम पे है? इमाम हुसैन के नाम पे इसका नाम दिया गया है। उसमें सभी धर्म और नस्ल के, मतलब चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी नस्ल का है, सभी मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद धर्म में भी भारतीय प्रवासियों और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। ये देखिए, तो आपको इसमें क्या देखना है? मेन त्रिनिदाद में मुहर्रम के दिन जो जुलूस निकाला जाता था, उसको होसी का नाम दिया गया है। और इसमें सारे मजदूर हिस्सा लेते थे। उसके अलावा इसमें त्रिनिदाद में इसी जगह पर और गुयाना में मशहूर एक चटनी संग म्यूजिक, म्यूजिक का नाम है चटनी म्यूजिक, भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने रचनात्मक जो मजदूर थे, उन्होंने ये मशहूर किया था, ये चटनी म्यूजिक। इसका मतलब क्या है कि उनमें जो प्रतिभा थी, वो इसके द्वारा उनकी प्रतिभा दूसरों के सामने आई। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये देखिए, बता देती हूँ आपको साथ साथ। जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आपको बस अच्छे से ये वीडियो देखनी है, सुननी है। एक तो आता है रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है। उसके बाद आता है भारतीय अनुबंधित श्रमिक, इनके विषय में बताइए। तो आपको इसमें सारा बताना पड़ेगा। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को क्या कहा जाता है? होसे। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? इमाम हुसैन के नाम पे। ये क्वेश्चन आ जाता है। त्रिनिदाद और गुयाना में कौन सा संगीत फेमस है, कौन सा म्यूजिक फेमस है? चटनी म्यूजिक। उसके बाद हमारा आता है इसमें महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक साइड में थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र किसको बोला गया था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस में बट गई थी? दो भागों में बट गई थी। इसमें एक भाग में तो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और दूसरे में कौन थे? देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को बोला गया मित्र राष्ट्र। और दूसरे उसमें भाग में कौन थे? केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व किन दो भागों में बट गया था? तो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरा केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज, रासायनिक हथियारों का भयानक, इस ये जो युद्ध था, ये औद्योगिक युग था, आधुनिक औद्योगिक युग था। मतलब इसमें, इसका मतलब क्या होगा? इसमें हर प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया। और ये जो हथियार बने, ये किसकी देन थे? ये विशाल उद्योगों की देन थे। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए थे, उसकी देन थे। युद्ध के लिए दुनिया भर के, युद्ध के लिए क्या होता? बहुत सारे सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। और उनको लेके कैसे जाते थे युद्ध के लिए? जो बड़े बड़े जलपोत थे, वहां उनको, या फिर रेलगाड़ियों में भरकर उनको युद्ध, जहां युद्ध होना है वहां लेके जाया जाता था। इस युद्ध ने मौत और विनाश, मतलब इस युद्ध ने बहुत विनाश किया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। धन की भी हानि हुई, जन की भी हानि हुई।
क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो शायद ये अंदाजा लगाया गया था कि कुछ महीनों या कुछ मतलब 1 साल के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल तक ये युद्ध चला। तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई थी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहद उत्पादन का चलन। अमेरिका में क्या था, बड़ी संख्या में उत्पादन हो रहा था। इस उत्पादन की जो शुरुआत थी वो 19वीं शताब्दी में हो चुकी थी। 1920 के में तो ये 1920 में तो इसका उत्पादन अपनी चरम सीमा पे था। अब ये देखिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है कार निर्माता कौन थे अमेरिका में, तो हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। मतलब जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कार का निर्माण किया था। तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड, उन्होंने क्या किया था, शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देख फील्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने का अच्छा तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में डील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा पाता था। और तो और इस व्यवस्था से मजदूर अपने साथियों से बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड ने कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पत्तियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना बढ़ गई। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन की सबसे बड़ी पहली कार थी। देखिए, अमेरिका में सबसे बड़े लेवल पे उत्पादन होगा, और जो इस समय में सबसे ज्यादा बड़ा मात्रा में उत्पादन किसका हुआ, कारों का हुआ। उसके निर्माता कौन थे, हेनरी फोर्ड। उन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था, एक असेंबली लाइन बनी होती थी, उसमें जानवरों को मार के उनका मांस एक जगह रखा जाता था, दूसरी जगह पे लाइन से जिसको चाहिए वो फटाफट लेके चला जाता था। तो इस कार निर्माता ने क्या किया, इसने दिमाग लगाया और उसने उस चीज को अपने उद्योगों में शुरू किया। लाइन से मजदूर खड़े रहते थे, एक मजदूरों का पूरा ग्रुप एक काम करता था, तो मशीनों की तरह जल्दी जल्दी वो काम होता था। जैसे एक एक लाइन है, जो असेंबली लाइन, जो एक लाइन है उस पर एक ही काम होगा, एक जैसा काम होगा। जैसे कार का कोई एक पार्ट बनाना है तो वो एक ही पार्ट बनेगा। इससे क्या फायदा हुआ, हर 3 मिनट में एक कार बनने लगी, मतलब कार का उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में हुआ। लेकिन मजदूरों के साथ अच्छा नहीं हुआ, उनको एक तो बहुत काम का प्रेशर उन पे बढ़ गया। काम करते हुए वो किसी से बात तक नहीं कर सकते थे, उनको इतनी स्पीड में काम, जैसे मशीन काम करती है ऐसे स्पीड में मजदूरों से काम कराया गया। आगे चल के इसने क्या किया था, अच्छा सबसे मेन चीज क्या है, सबसे पहली जो कार बनी थी वो कौन सी थी, टी मॉडल। कार का नाम क्या था, टी मॉडल। ये सबसे पहली, इस प्रक्रिया से जो कार बनी थी ना असेंबली लाइन से, ये सबसे पहली कार थी टी मॉडल। तो इसने क्या किया, मजदूर परेशान थे क्योंकि मेहनत उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसने क्या किया, मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी जिससे मजदूर काम ढंग से करे। लेकिन सैलरी बढ़ने के बाद भी काम का प्रेशर उनका बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो धीरे धीरे उनकी स्थितियों में सुधार की कोशिश की गई, लेकिन जो मजदूरों की हालत थी वो कुल मिलाकर बद से बदतर हो गई। तो आपको इसमें क्या आएगा, इसका क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। एक तो असेंबली लाइन के बारे में पूछा जाता है, असेंबली लाइन क्या है। दूसरा, हेनरी फोर्ड जो है कार निर्माता है। पहले तो ये भी आ सकता है कि कार निर्माता कौन है, हेनरी फोर्ड। अमेरिका में मुख्य कार निर्माता कौन थे, हेनरी फोर्ड। और हेनरी फोर्ड ने कार निर्माण के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया। तो ये जो आपको पूरा पैराग्राफ मैंने अभी आपको बताया वो सारा आपको इसमें लिखना होगा। महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की। अब इतने टाइम तक युद्ध लड़ेगा तो मंदी तो आनी थी, मंदी भी नहीं, महामंदी आई। इसका असर किसी
एक देश पर नहीं था, सब पे असर पड़ा, कृषि पर खास तौर पे, उद्योगों पर भी पड़ा। 1920 के दशक तक दूसरा कारण क्या हुआ? 1920 के दशक के बीच में, मध्य में, बहुत सारे देशों ने अमेरिका से बहुत सारे देशों ने कर्जा लिया था। जब अमेरिका की हालत अच्छी थी, उसने कर्ज दे दिया। लेकिन जैसे ही ये देखा कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मामंदी आ गई है, तो अमेरिका के जो उद्योगपति थे उनके भी वो होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में, क्योंकि अमेरिका का ज्यादातर पैसा कर्जे के रूप में उसने दूसरे देशों को दे दिया था, तो अमेरिका के सामने भी अब संकट की घड़ी आ गई थी। अब आता है हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। हमने जो दुनिया विश्व अर्थव्यवस्था उसको दोबारा से किस प्रकार लाइन पे लाने की कोशिश की। युद्ध होने के बाद, युद्धोत्तर का मतलब युद्ध होने के बाद, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 2 दशक बाद। फिर क्या हुआ? देखो, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उससे पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ा। पूरी दुनिया में उद्योग धंधे चौपट हो गए, कृषि पर भी असर पड़ा, गरीबी, भुखमरी, गरीब लोगों की हालत और ज्यादा बुरी हो गई। कुछ टाइम बाद हुआ क्या? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और ये भी दो खेमों के बीच था। जैसे पहले में धुरी राष्ट्र, एक साइड थे जर्मनी, जापान और इटली। एक साइड में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। और दूसरी ओर थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में दो भागों में दुनिया बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। ऐसे ही जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें क्या था? एक साइड में थे जर्मनी, जापान और इटली, दूसरी तरफ ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। यह युद्ध 6 साल तक लड़ा गया। अब युद्धोत्तर काल में क्या हुआ? युद्ध के बाद का समय, पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साए में बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली, इस समय क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका था वो एक ताकतवर देश बन चुका था, और दूसरी ओर ताकतवर देश था सोवियत संघ। तो ये दो देश दुनिया में ताकतवर थे, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से, मतलब पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का बुरा असर हो रहा था। और उस समय सोवियत संघ पे इसका असर क्या हुआ कि सोवियत संघ और ज्यादा ताकतवर हो गया। उसके बाद आता है युद्धोत्तर क्या क्या बंदोबस्त किए गए। ब्रिटेन वुड्स संस्थान, दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज के व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर हो तो आय स्थिर नहीं हो सकती। आय स्थिर के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। जो ये युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जैसे देशों की हालत हुई, उससे क्या सबक लिया गया? सबसे पहला तो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। काम मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की जीवन स्थिति भी सुधरेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, उसका क्या उद्देश्य था? एक तो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और रोजगार, पूर्ण रोजगार बनाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए किसने काम किया? जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर की एक जगह है, ब्रिटेन वुड्स की जगह है, इस जगह पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस बात पे सहमति बनी। क्या सहमति बनी? कि ये कोशिश की जाए कि पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। ये देखिए, ये एक जगह है, ब्रिटेन वुड्स जगह का नाम है। यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था इस बात के लिए। बहुत सारी संस्थाएं बना दी गई अब, जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या करती थी? पैसे का इंतजाम करती थी ये संस्था। उसके अलावा विश्व बैंक, पूरी दुनिया का जो बैंक होता है, विश्व बैंक,
और जो IMF है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये विश्व बैंक, और जो ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान बने थे, जो क्या फैसला किया गया था इसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये शुरुआत की गई इनकी। और इन देश अमेरिका जो था वो विश्व बैंक जो है और जो IMF है उसमें वीटो पावर, मतलब वीटो पावर का मतलब क्या है कि अगर ये किसी भी फैसले को लेकर सहमत नहीं है तो सबको वो फैसला अपना बदलना पड़ेगा। वीटो पावर किसको मिली थी? अमेरिका को। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला तो प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम वो सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच में हुआ था? तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पहले में जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरे में कौन था? सोवियत संघ, फ्रांस और सॉरी ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। फिर क्वेश्चन आएगा हमारा, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम किस प्रकार किया गया? तो इसमें आपको पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, ये सारा, ये सारा आ जाएगा। अगर अलग से क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे ब्रिटेन वुड्स क्या है, आपको ये पूरा देना है। IMF ये क्या है, इसके बारे में बताना है। और अमेरिका, विश्व बैंक और IMF में किस देश को वीटो पावर प्राप्त है? तो इसमें अमेरिका आ जाएगा। जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय, इसकी ये छोटा नाम है, इसका शॉर्ट नेम है, इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और जो विश्व बैंक है, इनका गठन मतलब जब इनकी स्थापना की गई थी तो इनका क्या उद्देश्य था कि औद्योगिक देशों की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, जैसे रोजगार जरूरत है उनकी, उत्पादन को बढ़ाना। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों तक आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। इनका उद्देश्य क्या था? जो देश में उस समय समस्याएं थी उन पर ध्यान देना, उनका समाधान करना। और इन्होंने क्या किया, जो अमीर देश थे, जो विकसित देश थे, उन्होंने तो अपनी स्थिति जल्दी सुधार ली थी, लेकिन जो गरीब देश है, जो विकासशील देश थे, उन पर इन संस्थाओं ने ज्यादा ध्यान दिया। एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली जिसको कहते हैं NIEO, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इसका पूरा नाम क्या है? INEO, नहीं सॉरी NIEO, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, NIEO। ये किसके रूप में संगठित हुई? G77। इसका उद्देश्य क्या था? अपने संसाधनों पर सही मामले में नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए आर्थिक, मतलब कुल मिला के जितने भी ये संस्थाएं बनी, इनका एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा विकास करना। ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। इसको अच्छे से देखना, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर भी आप अपने आप कर सकते हो। फिर जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या है, उन 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान, किन किन चीजों का आदान प्रदान होता था उसके एग्जाम्पल देने आपको। बताया कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने, इसमें चेचक का और प्लेग का आ जाएगा। कॉर्न लो जो मक्का का आयात पे रोक लगाती थी उसको कहा जाता है। रिंडर पेस्ट जो प्लेग की बीमारी मवेशियों से आई थी उसको कहा जाता है। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। ये आपको सारा इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। पूरा लेसन आपके, अगर आप अच्छे से देखोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसकी जो PDF है इस लेसन की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।